हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यदि स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 बताएंगे। इसमें 1 या 2 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये स्टूडेंट 2021 की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट से पूछा जा चुका है, समझ लेना। परिभाषा समझ लीजिए। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण जो उसका भाग है वो सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये बात समझ गए स्टूडेंट्स। लिख देते हैं स्टूडेंट्स, समझ इसको एक चित्र के द्वारा भी समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक सीमा पृष्ठ है, ये इस पर मान लीजिए एक अभिलंब हमने खींच लिया। ठीक, यहां से मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण हो गई। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये मान लीजिए जैसे कांच यानी सघन माध्यम है, जैसे मान लीजिए कांच, ये हमने प्रदर्शित कर लिया, ये सघन माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है। और ये स्टूडेंट मान लीजिए विरल माध्यम, ये मान लीजिए सघन माध्यम, जैसे कांच है सघन माध्यम, ये मान लीजिए विरल माध्यम। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं जैसे वायु। ठीक है, तो इसमें यदि कंडीशन क्या है, सघन माध्यम में यदि आपतन कोण के मान यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, ठीक है, से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश, ये मान लीजिए ये आपतन कोण यहाँ पर ये बनेगा, यानी अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। तो ये प्रकाश स्टूडेंट ये विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा। कब? जब इसको क्रांतिक कोण से अधिक कर देंगे। ठीक है, तो ये पुनः वापस लौट जाता है, यानी सघन माध्यम में ये वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के वापस लौटने की, मान लीजिए ओ ए, यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट्स बी है, ये ऐसे प्रकाश वापस लौट गया। तो प्रकाश के इस प्रकार वापस लौटने की जो घटना है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, यानी हम कह सकते हैं सघन माध्यम में यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता, बल्कि वह सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना,
यदि सघन माध्यम में यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, ठीक है, तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता बल्कि वह सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें शब्द आया है कि क्रांतिक कोण, इसकी भी परिभाषा सुन लीजिए। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। यदि स्टूडेंट हम इसको चित्र की सहायता से समझें तो ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये आपतित किरण है, ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट्स ये बनेगा क्या, यानी अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में ये एंगल बनेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं IC, ठीक है, यानी क्रांतिक कोण, इसको C से लिखा जाता तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो ये इसके बीच कंडीशन क्या है, यानी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। मतलब ये कोण जो हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पर मान सकते हो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस स्थिति में ये क्रांतिक कोण बोला जाएगा। तो परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। यानी हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी, यानी क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। बस इतना आप ध्यान रखोगे तो ये परिभाषा क्रांतिक कोण की निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। प्लस स्टूडेंट्स में ये पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो इसमें शर्तों की बात करें तो शर्तें ध्यान रखना, इसकी 2 शर्तें हैं। ठीक है, पहला जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन लिख देते हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जाना चाहिए। पहली कंडीशन ये ध्यान रखना। दूसरी स्टूडेंट्स ये कंडीशन ध्यान रखना, आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें शर्तें भी पूछी जा सकती हैं, आपसे क्रांतिक कोण की डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला 2020 में पूछा गया जो कि एक न्यूमेरिकल है। आप लोग ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है, और वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल
सी से लिखा जाता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने बी से लिख लिया, 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती ही है। ठीक। तो इसमें माध्यम में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो चूंकि n बराबर फार्मूला होता है c/b, यानी वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आप लोग ध्यान रखना, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो 3 गुणे 10 की पावर 8, 1.5 गुणे 10 की पावर 8, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये दूना चला जाएगा, यानी 2 आएगा। अपवर्तनांक जो आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट n का मान पता चल गया, हमसे क्रांतिक कोण पूछा जाए। क्रांतिक कोण को c से स्टूडेंट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रांतिक, यानी हमको क्या करना है, क्रांतिक कोण c बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब चूंकि फार्मूला ध्यान रखना, इसमें कंडीशन पहले देखो, ये तो आंसर 2 आ रहा है। ठीक है। इसमें स्टूडेंट फार्मूला ध्यान रखना, n बराबर 1/sin c, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो हमें c का मान चाहिए, n का मान कितना है 2, बराबर 1/sin c, या sin c बराबर हो जाएगा 1/2। तो c बराबर हम लिख लेंगे, यदि इसमें मान हम चेंज करें, क्योंकि हमसे एंगल ही पूछा जा रहा है तो आसानी से निकल आएगा। चाहे स्टूडेंट लिख लो c बराबर साइन इनवर्स 1/2, तब चेंज कर लो, ये डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। साइन c बराबर यहाँ लिख सकते हैं, कितने का मान होता है 1/2, साइन 30 का। तो यहाँ लिख लिया साइन 30 डिग्री, तो c बराबर 30 डिग्री, साइन साइन कट जाएगा, तो c बराबर 30 डिग्री। यही स्टूडेंट्स आ रहा है, यानी क्रांतिक कोण का जो मान होगा वो 30 डिग्री आएगा। ठीक है। ये न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट पूछा गया था 2020 के एग्जाम में स्टूडेंट्स आया था। 2020 की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल, थ्योरिकल जैसा भी होगा वो सब आपको हम बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है, बहुत सरल है, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट ये 1 नंबर का है। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो ये इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपको खाली इतना सूत्र लिख देना है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन a बटा 2। आपको इतना सूत्र लिख लेना है, जहां पर ऐसे लिख सकते हो, a बराबर स्टूडेंट्स प्रिज्म का कोण है। ये क्या है? प्रिज्म का कोण। डेल्टा m है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण स्टूडेंट्स आपको समझना है, कठिन नहीं है। आप लोग ये समझोगे, एक बार रिपीट करो, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन a बाई 2। ये स्टूडेंट्स किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ए प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स क्या है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा
किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो विचलन यानी ये पूछा जा रहा है यानी पतले प्रिज्म द्वारा, तो इसमें ध्यान रखना n बराबर, जैसे अभी प्रिज्म का सूत्र लिखा था साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन a बाई 2, ये लिखा था। तो इसमें कंडीशन ध्यान रखना, पतले प्रिज्म के लिए स्टूडेंट साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बराबर लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बटा 2। ठीक, एवं साइन a बटा 2 बराबर हम लिखेंगे a बटा 2, यानी पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर स्टूडेंट अतः ये हो जाएगा n बराबर, ये साइन हटा देंगे तो a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा a बटा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट कितना बचेगा, यहां पर हल कर लीजिए, ये बचेगा हमारा n बराबर a प्लस डेल्टा m बटा a। ठीक है, क्रॉस आप गुणा कर सकते हो, तो यहां पर स्टूडेंट कितना आएगा, a प्लस डेल्टा m बराबर na आ जाएगा। तो डेल्टा m बराबर na माइनस a, आप a कॉमन ले सकते हो तो a n माइनस 1 डेल्टा m, यानी डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a, या डेल्टा m बराबर a n माइनस 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये स्टूडेंट 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल है। एक पतले प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यह स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण मतलब a बराबर दिया गया है 4 डिग्री, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5, डेल्टा m बराबर पूछा जा रहा है। अब चूंकि सूत्र क्या होता है, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a, तो n का मान 1.5 माइनस 1 इंटू a का मान 4 डिग्री। ठीक है, हल करो, 1.5 में से 1 चला गया 0.5, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे यानी 4 की मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो 2 आ जाएगा। तो डेल्टा m बराबर 2 डिग्री, ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन स्टूडेंट बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहां होता है तथा दूर बिंदु का कहां होता है।
तथा दूर बिंदु का, इसमें पूछा जा रहा है स्वस्थांक का निकट बिंदु कहां होता है तथा दूर बिंदु कहां होता है, ठीक है, तथा दूर बिंदु कहां होता है। तो स्टूडेंट्स हम स्वस्थांक के लिए निकट बिंदु बात करें, निकट बिंदु, तो निकट बिंदु स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और यहां पर यदि हम दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु स्टूडेंट्स अनंत पर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। एक नंबर में स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स एक या दो नंबर वाले क्वेश्चन मिक्स हैं, एक और दो नंबर मिला के कुल मिला के स्टूडेंट्स 8, 6, 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 6 आप बहुविकल्पी मिला दोगे तो 20 नंबर का यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आंख की समंजन, आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इस पर ध्यान रखना, परिभाषा सुन लीजिए। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र के लेंस को, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यही हम उत्तर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को, ये तो बताया नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को आंख की, या नेत्र की कह सकते हो, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कर पाने की जो क्षमता होती है उसे ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। ये भी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि अच्छे लग रहे हो वीडियो तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, रखे हैं। इस संयोजन से, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर
कि दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ये हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी ये धनात्मक लिखी जाती है तो f1 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, f2 बराबर लिख लेंगे, अवतल लेंस है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस का 50 सेंटीमीटर। दोनों में संपर्क में रखा गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स संपर्क में रखा गया है तो संयुक्त फोकस दूरी पहले हम ज्ञात करेंगे। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 का मान है 10, f2 का मान माइनस का 50। हल करोगे तो 1/10 प्लस माइनस हो जाएगा, हर बराबर कर लीजिए, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 - 1 बटे में आ जाएगा 50, 4/50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हल करोगे, इधर चल रहा है हमारा 1/f, तो ये चल ही रहा है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कुल मिला के यहाँ से निकलेगा यह बराबर 25/2, ठीक है, सेंटीमीटर या 12.5 स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है, या इतना लिख देंगे। अब आगे कंडीशन क्या पूछी जा रही है कि इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, b हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है क्या, ये लेंस है, तो लेंस का सूत्र हम लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इसमें मान डाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो f का मान कितना है 25/2, b का मान ज्ञात करना, u का मान -25, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी 1/25 ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 2/25, ठीक। तो हम लिखेंगे 1/b बराबर 2/25 माइनस 1/25, ठीक, इधर ले आए। अब यहाँ पर 1 कितना बचेगा 25, तो b बराबर 25 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी b का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। यदि वीडियो स्टूडेंट पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये सभी बोर्ड पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यानी हम कह सकते हैं लेंस के बाहर अथवा अंदर, ठीक है, ऐसा बिंदु जिस पर पड़ने वाली यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, बिना मतलब विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण की सहायता से समझाएं, तो मान लीजिए चाहे उत्तल लेंस बना लीजिए चाहे अवतल लेंस, जैसे बना लिया, ये क्या है अवतल लेंस, ठीक है। तो इसमें ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो इस पर ये मान लीजिए यहाँ पर, तो ऐसे प्रकाश की किरण यदि पड़ती है, पड़ने के बाद ये डायरेक्टली यदि सीधे यानी बिना विचलित हुए ये बाहर निकल जाती है, तो उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी यहाँ पर लिख दिया, ये स्टूडेंट प्रकाशिक केंद्र है। तो परिभाषा कह सकते हैं, यानी जब प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस पर, इसे मान लीजिए हम कह सकते हैं, यानी परिभाषा बात करें प्रकाशिक केंद्र की, तो कह सकते हैं लेंस के अंदर या बाहर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट परिभाषा लिखेंगे, लेंस के अंदर अथवा बाहर
स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो लेंस के अंदर अथवा बाहर स्थित वह बिंदु यानी लेंस के अंदर अथवा बाहर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप लोग समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है कि अवतल लेंस जो होते हैं बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, तथा उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ठीक है, ये अवतल लेंस है क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये हमने इस प्रकार बनाया हुआ है कि बीच में ये पतला है, किनारों पर क्या है, मोटा है, और जो बीच में मोटे होते हैं किनारों पर पतले होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट्स, इसमें के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स क्या है, ये भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर कंडीशन के अनुसार R1 बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, N बराबर दिया गया 1.5, इसकी फोकस दूरी F हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/F बराबर N-1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये क्वेश्चन सूत्र जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो 1/F बराबर N कितना है 1.5 माइनस 1 बटा यहाँ पर माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर यह मान आपको डालना है, तो माइनस 1 बटा ये 30 हो जाएगा। इसको हल करिए तो यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ ये माइनस यहाँ पर हम ले जाएंगे तो ये माइनस 2 बटा आ जाएगा स्टूडेंट्स 30। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करोगे, हल तो करना ही पड़ेगा, तो 1/F बराबर इसकी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 1/30, और इसको हल करके जब लिखोगे तो F बराबर आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर वीडियो जरूर करना, और कोई कमी हो इसमें जरूर बताना, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर स्टूडेंट देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही स्टूडेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षा टाइम।
क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, यदि ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसमें मिक्स स्टूडेंट हमने बताए हैं। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 तथा M2 है, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र M1 गुणे M2 होगा इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो यहां लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र M बराबर स्टूडेंट यहां पर लिख सकते हैं M1 गुणे M2, यानी इस स्थिति के अनुसार स्टूडेंट यही होने वाला है। ये ध्यान रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है 2020 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन हैं वो सभी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है। यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो, मतलब ए जो है डेल्टा एम के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन a बाई 2, ये क्वेश्चन था। तो साइन, अब यहाँ पे ये कंडीशंस बराबर दी गई है ना, कि a की जगह पर डेल्टा m लिख सकते हो, चाहे डेल्टा m की जगह पर a लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन हमसे पूछा गया जा रहा है कि अल्पतम विचलन कोण तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। इसमें स्टूडेंट दोनों कंडीशन बराबर है, तो किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। तो a प्लस डेल्टा m की जगह पर हम a लिख रहे हैं। ठीक है, बटा 2 साइन a बटा 2, हल करिए तो साइन 2a बटा 2 आ जाएगा, बटे में साइन a बटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा साइन a बटा 2। अब यहां पर स्टूडेंट साइन a का हाफ एंगल में एक सूत्र होता है 2 साइन a बटा 2 इंटू कास a बटा 2, बटे में साइन a बटा 2, कट गया, तो 2 कास a बटा 2। यही स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है 2 कास a बटा 2, यानी n का मान। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, 2020 और 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हैं
जो कोई किसी ना किसी यानी बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो अधिकतर इसमें आए ही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। न्यूमेरिकल सब हम करवाएंगे, जो कुछ भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स क्या है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो, इसमें पूछा जा रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा चलो हम लिख देते हैं साइड में, क्या फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी कमा पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632, 1.620 तथा 1.613 है। फ्लिंट कांच के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। कांच के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। यह स्टूडेंट क्वेश्चन 2016-17 में पूछा गया। 17 में 2 सेट में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी कमा पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः कितना दिया गया है, यानी वॉयलेट के लिए दिया गया NB 1.632 लिख लेंगे, तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबके लिए दिया गया है। तो बैंगनी के लिए 1.632, पीले के लिए NY बराबर लिख लेंगे 1.620, लाल NR लिख लेंगे, रेड 1.613, सब लिख लिया स्टूडेंट्स। हमसे पूछा जा रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता। सूत्र ध्यान रखना, NB माइनस NR बटे NY माइनस 1, ये सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेना। NB का मान है 1.632 माइनस NR का मान है 1.613, NY 1.620 माइनस का 1। यहां पर इसको हल कर लीजिएगा। 12 में से 3 गया स्टूडेंट्स, 9 बचेगा। यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यहां पर 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0.019 ये घटाने पे आएगा। इसको घटाओगे तो 0.620 आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल आउट, तो 19/620 आ गया। अब करना क्या है, आपको यहां पर डिवाइड कर देना है। तो 620 से 19 को भाग करना है, तो पॉइंट अभी भी छोटी संख्या है 0, तो यहां पर 1900 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये चला जाएगा कितनी बार, 6 बार चला जाएगा क्या, 6 बार बता रहे हैं, 3 बार स्टूडेंट चला जाएगा। तो 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 छाक 18, ठीक है, ये 1860 आ जाएगा। 0, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 40 बचेगा ना। अब पॉइंट लगा है 0, अभी भी इससे क्या है स्टूडेंट्स, ये अभी छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 0 आप बढ़ा लीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर हमने लिख लिया 4000, यानी पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, उससे काम नहीं चला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया तो 1 0 और यहाँ पर हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट कितनी बार ये चला जाएगा, तो ये लगभग 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 बार स्टूडेंट ये चला जाएगा। 6 0 0, 6 दूनी 12, 1, 6 4 36, 1 37, ठीक है। इतने देखो 6 0 0, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 36, 1 37, तो 0
10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया, कितना बचा? 9 में से 7 गया, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। 280 स्टूडेंट्स ये बच जाएगा। तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, इतना ही आंसर आप लिख सकते हो। तो भाग किया हमने 0.0306, मतलब आंसर आ गया 0.0306, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। मिला ले 0.0306, यही स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हो, क्योंकि ये भाग और भी हो सकता है, ठीक है। लगभग में इतना लिख लिया, आगे और भी भाग कर सकते हो, ये भाग होगा तो और भी आप आंसर लिख सकते हो। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स ये आए हैं वो लगभग हमने बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आसानी से आप लगा सकते हो, ये कठिन नहीं है, फिर कह रहे हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। हमसे आई का मान स्टूडेंट पूछा जा रहा है। तो 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, तो यहाँ पर ए बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, इसमें सूत्र जो पड़ेगा आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 डालेंगे, ठीक है। ए बराबर 63 डिग्री, विचलन कोण तो डेल्टा एम ही लिखेंगे, ठीक है। तो कितना है 29 डिग्री। आपतन कोण आई हमसे पूछा जा रहा है, सूत्र इसमें डालोगे ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 आ जाएगा। ए का मान 63, डेल्टा एम का मान